बल्ब में एक पतला तार होता है जिससे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। चलिए, यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब तक परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? 12.2 विद्युत धारा तापनीय प्रभाव क्रियाकलाप 14.2 एक विद्युत सेल, एक टॉर्च, एक स्विच तथा संयोजित तार लीजिए जो 14.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाता है। स्विच को ऑन की स्थिति में रख दीजिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन स्थिति में लाइए। बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात बल्ब को छूकर देखिए तो आप क्या देखोगे कि वह गर्म होता हुआ आपको दिखाई देता है। 14.3 चित्र 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाए जो 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर 2 किलो के बीच बांधिए और आपको नाइक्रोम का तार विद्युत सांद्रितों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त होगा अथवा आप किसी भी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार में उपयोग में ले सकते हैं और इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लगाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात पुनः स्पर्श कीजिए। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तपने यानी गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कह सकते हैं। हम इसे तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत सांद्रित का नाम बता सकते हैं जिसमें से विद्युत धारा तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे सांद्रितों की एक सूची बनाइए। अपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग में आने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी तारों की एक कुंडली होती है और तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन सांद्रितों को विद्युत में से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनमें से रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगता है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा भिन्न भिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग में होने वाले सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ स्थिति में सांद्रितों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते। विद्युत बल्ब हो सकता है जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, इस्त्री हो गई, गीजर के विद्युत केतली हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? हीटर के समान होती है। तंतु इतने ऊंचे ताप तक तप्त मतलब इतने गर्म हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। चलिए, यदि किसी तार से बड़े परमाणु की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि वह पिघलकर टूट जाए। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें जो क्रियाकलाप 14.4 में हमें बताया गया है। जिस परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया था उसे फिर से बनाएं, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही इसे नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात स्टील वूल के तार का उपयोग बांध दीजिए।
बर्तनों को साफ करने में होता है तथा यह किराने की दुकान पर भी हमें मिल जाता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है तो स्विच ऑफ कर दीजिए। अब कुछ समय परिपथ की विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस्पात ऊन के तार अथवा लड़ी का ध्यान से प्रेक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है। इस्पात ऊन का तार लकड़ी पिघलकर टूटती है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो शीघ्र पिघलकर टूट जाती है, जिससे विद्युत फ्यूज हो जाता है। सभी भवनों प्रत्येक विद्युत परिपथ फ्यूज लगाए जाते हैं और प्रत्येक विद्युत परिपथ प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा को कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे हम पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश किसी विद्युत का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो तो तार अतिदीप्त हो सकता है जिससे आग लग सकती है, और यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा हो तो पिघल जाए तो जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। जो चित्र 14.14 में हमारे घरों में उपयोग में आने वाले फ्यूज दर्शाए गए। जो चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत सांद्रितों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रेक्षण किया था। इसका आपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? चलिए हम देखते हैं। देखिए जो 14.3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए उपयोग की जाने वाली चूंकि माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए और इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए और ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्रता सिरे को चित्र 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेलों से संयोजित कर दीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुम्बक लगाइए। देखिए क्या होता है। चुम्बक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते? चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में लाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। और यह प्रयोग का क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होता है, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब कोई चुंबक इसके निकट आता है तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई विक्षेपित। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबकीय की भांति व्यवहार करने लगता है? तो देखिए इस तरीके से क्या होगा, ये इसकी ओर आकर्षित हो जाएगी और इसकी ओर आकर्षित हो जाने के बाद क्या हो जाएगी, ये उसी तरीके से व्यवहार करने लगेगी। इसी प्रकार के प्रेक्षणों ने हेम्स क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया था। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चुंबक की भांति व्यवहार करती है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण के लिए किया जाता है। यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगा? आइए इसे कर देखते हैं। देखिए विद्युत चुंबक क्रियाकलाप 14.6। लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा
लगभग 75 सेंटीमीटर विद्युत रोधी लचीला तार लीजिए और इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेट दीजिए। तार के स्वतंत्रता सिरे को किसी स्विच से होते हुए चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कर दीजिए और कुछ पिन इसके सिरे पर अथवा इसके निकट अब स्विच ऑन कर देखिए क्या होता है। पिन कील की नोक से चिपकती है। स्विच ऑफ कर देखिए क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपकी हुई है। देखिए इस तरीके से। तो क्या ऑन करने पर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। उपरोक्त क्रियाकलापों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुंडली को विद्युत चुम्बक कहते हैं। तो क्या हो जाता है, जब उसका चुंबकत्व जो भी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो विद्युत चुम्बक कहा जाता है। विद्युत चुम्बकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। जो कक्षा 6 में आपने अध्ययन 13 में दिखाए क्रेन के चित्र को याद रखिए। क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुम्बक लगा होता है और विद्युत चुम्बकों के उपयोग से कबाड़ा चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंखों में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने के में नन्हे विद्युत चुम्बकों का उपयोग करते हैं और बहुत से खिलौने के भीतर भी चुम्बक लगे होते हैं। चलिए, विद्युत घंटी। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित है। इसमें एक विद्युत चुम्बक होता। आइए विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है जाने। जो चित्र 14.20 में एक विद्युत घंटी और विद्युत परिपथ दर्शाया गया। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी हुई होती है। विद्युत चुम्बक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वह विद्युत चुम्बक बन जाता है। तब यह लोहे की पत्ती अपनी ओर खींचने का काम करती है। इसी प्रक्रिया में पत्ती के सिरे के साथ जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुम्बक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या यह कुंडली अब भी विद्युत चुम्बक की बनी रहती है? अब कुंडली में विद्युत चुम्बक नहीं होता। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींच पाता और लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है और इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है और यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होकर हथौड़ा घंटी से टकराता है। इसी प्रक्रिया से विद्युत घंटी बजती रहती है। देखिए इस तरीके से ये हथौड़ा मारता है तो इसी तरीके से क्या होता है, बार बार विद्युत घंटी बजती रहती है और वो वापस अपनी मूल स्थिति में, जिस स्थिति में है उस स्थिति में आ जाता है। चलिए, अब आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसके जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।